जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा साम्राज्य इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गया हो और उसकी कहानी की चाबी एक ऐसी भाषा में बंद हो जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। आज हम भारत के पहले महान साम्राज्य की उसी खोई हुई कहानी को जानेंगे जिसे एक भूले बिसरे कोड को तोड़कर फिर से जिंदा किया गया। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। सोचिए, पूरे भारत में पत्थर के खंभों पर, चट्टानों पर अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, पर सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि आखिर उनमें लिखा क्या है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक कोड ब्रेकर और एक महान राजा के बारे में, जिनकी वजह से ये पूरा रहस्य सुलझा। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और उसकी भाषा को दोबारा समझा गया। इसके बीच पता है कितना फासला है? लगभग 2000 साल का। मतलब 2000 सालों तक भारत का पहला महान साम्राज्य एक तरह से गुमनाम था, क्योंकि उसकी कहानी को पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। ये जो रहस्यमयी लिपि थी, इसका नाम था ब्राह्मी, और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जिन्होंने 1830 के दशक में ठान लिया कि वो इस पुराने कोड को तोड़कर ही रहेंगे। प्रिंसेप के लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट या कहिए यूरेका मोमेंट तब आया जब उन्होंने इन सुरागों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। देखिए, पत्थरों पर बार बार एक नाम आ रहा था, पियदस्सी, जिसका मतलब था देवताओं का प्यारा। दूसरी तरफ बौद्ध किताबों में एक बहुत ही महान राजा अशोक का जिक्र था। प्रिंसेप ने इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट किया और इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी कि ये पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि महान राजा अशोक ही थे। तो अब जब हमारे पास ये चाबी आ ही गई है, तो चलिए इस दुनिया का ताला खोलते हैं जिसे इसने सामने लाकर रख दिया, और इसकी शुरुआत करते हैं उस माहौल से जो अशोक को विरासत में मिला था। देखिए, मौर्य साम्राज्य से पहले भारत एक देश जैसा नहीं था, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद। अब जब इतने सारे राज्य होंगे तो जाहिर है उनमें आपस में मुकाबला भी होगा और किसी एक के सबसे ताकतवर बनने का चांस भी। तो सवाल यह है कि इन 16 में से आखिर मगध ही क्यों जीता? ऐसा समझिए कि उसके पास सारे तुर्प के इक्के थे। खेती के लिए जबरदस्त उपजाऊ जमीन थी, मजबूत हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें थीं, सेना में इस्तेमाल करने के लिए जंगलों में हाथी थे, और व्यापार के लिए गंगा नदी थी जो उस जमाने का हाईवे थी। और ऊपर से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा भी मिले। बस मगध ने सबको पीछे छोड़ दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी। अच्छा, अब ये साम्राज्य इतना बड़ा बन तो गया, पर सवाल यह है कि इसे चलाया कैसे जाता था, और हमें यानी इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चला। देखिए, इतिहासकार भी एक तरह से जासूसों की तरह ही काम करते हैं। उनके पास सबूत के 2 बड़े सोर्स होते हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो चीजें जो मौर्य लोग पीछे छोड़ गए, जैसे कि उनके शिलालेख, सिक्के, इमारतें। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, मतलब वो किताबें जो उस जमाने में लिखी गईं, जैसे अर्थशास्त्र या इंडिका। इन दोनों को जब एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसे एक जगह से चलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए 5 बड़े पॉलिटिकल सेंटर बनाए गए थे। मेन कैपिटल तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी जैसे 4 और जरूरी सेंटर थे। इन्हें बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक जगहों पर बनाया गया था, जैसे सुवर्णगिरी सोने की खदानों के पास था। और रही बात सेना की, तो एक यूनानी राजदूत थे, मेगास्थनीज। उन्होंने लिखा है कि मौर्यों की आर्मी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी। इसे चलाने के लिए एक बड़ी कमेटी थी, जिसके अंदर 6 छोटी कमेटियां थीं, और हर कमेटी का अपना एक खास काम था। कोई नेवी देखती थी, कोई सैनिकों का सामान, कोई पैदल सेना, तो कोई घुड़सवार, रथ और हाथियों की फौज को संभालती थी। कमाल का सिस्टम था। अब आते हैं सम्राट अशोक की सबसे खास और अनोखी पॉलिसी पर, एक ऐसा संदेश जो उन्होंने पत्थरों पर खुदवाकर सीधे सीधे अपनी प्रजा तक पहुंचाया। अशोक का सबसे बड़ा आइडिया था धम्म। अब ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था। इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़ने का एक जीनियस तरीका। और उनकी सोच इस एक लाइन में कितनी साफ दिखती है, सभी लोग मेरी संतान हैं और मैं अपनी संतान के लिए हर तरह की खुशी चाहता हूं। तो आखिर ये धर्म था क्या? बहुत ही आसान शब्दों में, बड़ों की इज्जत करो, जो लोग आपके लिए काम करते हैं या गुलाम हैं उन पर दया करो, साधु संतों और विद्वानों को दान दो, सबसे जरूरी सभी धर्मों का सम्मान करो और हिंसा मत करो। ये एक तरह का यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था, और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, इन्हें लागू करवाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के खास अफसर भी रखे थे। अब मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनके बाद राजा होने का आइडिया कैसे बदला? चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ मौर्य राजा थे जो खुद को पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहते थे, वो खुद को भगवान नहीं बता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके बाद आए कुषाण राजा, उन्होंने तो देवपुत्र यानी भगवान का बेटा का टाइटल ही अपना लिया, और तो और मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगवाईं। ये अपनी पावर को भगवान से जोड़कर और ज्यादा मजबूत दिखाने का एक तरीका था।
तो चलिए अब घूमकर कहानी को वहीं ले आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, उन पत्थरों पर लिखे संदेशों पर, और ये भी समझते हैं कि कोर्ट के टूट जाने के बाद भी हमें क्या कुछ है जो पता नहीं चल पाता। ये शिलालेख, ये पत्थर, बेशक ये सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, पर हमें ये भी याद रखना होगा कि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं, राजा का नजरिया। एक आम किसान या व्यापारी की रोज की जिंदगी कैसी थी, वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, ये बातें पत्थर नहीं बताते। और फिर वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ शिलालेख टूट गए हैं, कुछ के अक्षर मिट गए हैं, और कुछ शब्दों का मतलब शायद आज वो नहीं है जो तब था। तो पूरी कहानी हमें कभी पता नहीं चलती। तो जेम्स प्रिंसेप ने उस कोड को तोड़कर इतिहास का एक बंद दरवाजा तो जरूर खोला, लेकिन उसके पीछे और भी कई बंद दरवाजे हैं। इतिहास की यही तो खूबसूरती है कि हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है, और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है कि अगर ये पत्थर सच में बोल पाते तो उस खोई हुई दुनिया के और कौन कौन से राज हमारे सामने खोल देते।